गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स पढ़ा था, जो 1848 में हुआ था और इसी जर्मनी के एरिया में हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिबरल्स थे, जो उदारवादी थे, उन्होंने जर्मनी के अंदर खास करके जो पर्शिया एम्पायर था उसके अंदर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश की थी और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी ताकि वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की जा सके। और जब इसे पर्शिया के किंग फ्रेडरिक विलियम IV के सामने प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो जो ये पहला फर्स्ट वेव उठा था जर्मनी के यूनिफिकेशंस के लिए, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए, वो फेल हो गया था। लेकिन 1848 के बाद पूरे यूरोप के अंदर एक नए तरह का ट्रेंड चला। 1848 तक हम लोगों ने देखा कि जो लिबरल्स थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो नेशनलिज्म को, वही राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते थे, नेशन स्टेट बिल्ड करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन 1848 के बाद जो ये लिबरल्स थे, इनके मूवमेंट जो हैं वो वीक होने लगे, कमज़ोर होने लगे, और उनकी जगह जो कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़िवादी थे, जो मोनार्कियल स्टेट के सपोर्टर्स थे, उन्होंने यूरोप के पॉलिटिक्स पर अपनी डोमिनेंसी इस्टेब्लिश करने के लिए नेशनलिज्म के इमोशन को, राष्ट्रवाद की भावना को, उसके सेंटिमेंट को आगे करना शुरू किया। और यही जो कंजर्वेटिव ने नेशनलिज्म के सेंटिमेंट को आगे किया ताकि यूरोप के अंदर लंबे वक्त तक उसके पॉलिटिक्स के ऊपर अपने डोमिनेंसी को, अपने प्रभुत्व को कायम रखा जाए। उसी का जो है ये दो एग्जाम्पल निकल कर सामने आए, पहला जर्मनी और दूसरा इटली। और इस जर्मनी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का बनना, जिसे हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ जर्मनी के यूनिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि आखिर जर्मनी था क्या, कि जिसकी वजह से उसको यूनाइट करने की कोशिश की गई थी। तो अगर 1789 के रेवोल्यूशन से पहले अगर आप जाएंगे या उसके बाद भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि जर्मनी, जिसे आज हम जर्मनी कहते हैं, वो अप्रॉक्स 200 पीसेस में डिवाइड था, 200 टुकड़ों में बटा हुआ था। सिर्फ बटा ही नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारे डचीज़ फ्री थे, बहुत सारे डचीज़ जो है क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया के अंडर में थे, कुछ फ्रांस के अंडर में थे, कुछ डेनमार्क के अंडर में थे, बहुत सारे डचेस के ऊपर पर्शिया का जो है डोमिनेंसी था। तो इस तरह से ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में बटे हुए थे। और अगर उनकी कैटेगरीज़ को देखेंगे तो मेनली 3 एरिया में, यानी 3 क्षेत्रों में ये बटे हुए थे, नॉर्थ जर्मनी, मिडिल जर्मनी एंड साउथ जर्मनी। नॉर्थ जर्मनी के जो कुछ फेमस स्टेट थे वो थे पर्शिया, सैक्सोनी, फ्रैंकफर्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने बार बार फ्रैंकफर्ट और पर्शिया के बारे में पढ़ा। मिडिल में राइनलैंड, जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा था। साउथ जैसे बावेरिया हो गया, वार्डेन हो गया, बुटेमबर्ग हो गया, इस न्यूरेमबर्ग हो गया, इस तरह के जो हैं स्टेट थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 3 पोर्शंस में बटे हुए थे। फिर जब फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट आए और उन्होंने अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन करना शुरू किया,
और नेशनलिज्म के स्पिरिट को बाहर, यानी फ्रांस के बाउंड्री से बाहर निकलना शुरू किया। तो इसी क्रम में उन्होंने ये जो 200 स्टेट में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, इसको उन्होंने यूनाइट करने का काम किया। 1805 में 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों की कंबाइन फोर्स को हरा दिया और ये सारे एरिया के ऊपर उन्होंने अपनी डोमिनेंसी एस्टैब्लिश की। और ये जो इतने पीसेस थे उनको यूनाइट करके सिर्फ 13 यानी 13 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद इनको राइन्स यूनियन, राइन कन्फेडरेशंस के अंदर मिला दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने भी पहले भी पढ़ा कि जो 39 स्टेट का जो यूनियन था, उन 39 स्टेट के यूनियन में ये भी एक ये जर्मन एरिया का ये भी 13 स्टेट था, जिसको कंबाइनली जो है राइन कन्फेडरेशन, राइन संघ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अनजाने में ही सही नेपोलियन बोनापार्ट ने इन्हें यूनाइट करके इनके अंदर नेशन स्टेट बनाने के जो डिज़ायर थे उनको डेवलप किया, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज किया। लेकिन जब 1815 में 1815 में हमने पहले भी पढ़ा कि बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देता है फ्रांस और क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के मिलिट्री मिलकर, और उसके बाद दोबारा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यूरोप के अंदर आता है, जिसे हमने देखा कि किस तरह से वियना ट्रीटी हुई, वियना कांग्रेस हुए और ऐसे तमाम जगह जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था उसके अंदर जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट फ्रांस से लेकर इस्टेब्लिश किया गया, यहाँ तक कि फ्रांस के अंदर भी बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया था। तो जो ये 39 स्टेट का राइन कन्फेडरेशन था, इसके अंदर इसके ऊपर जो है ऑस्ट्रिया की डोमिनेंसी इस्टेब्लिश हुई। कहने के लिए तो इस कन्फेडरेशन के अंदर एक डाइट इस्टेब्लिश की गई, कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की गई, जिसको वहाँ डाइट कहा जाता था। और लेकिन इसके जो मेंबर्स होते थे वो इलेक्टेड नहीं होते थे, बल्कि जो किंग थे वो नॉमिनेट करके इसके अंदर बैठते थे, और इसका जो चेयरपर्सन बना या चेयरमैन बना वो था ऑस्ट्रिया का किंग। तो उसके हिसाब से चलता था। लेकिन जब ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया तब जो है जो जर्मन एरिया के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी के थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने इस सिस्टम का अगेंस्ट करना शुरू किया और अगेंस्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रूसेट सेफ्ट कहते हैं। इस ब्रूसेन सेफ्ट के ज़रिए उन्होंने अपना रिवॉल्ट रखना जारी रखा। इसी बीच आपने पढ़ा कि 1834 में पीछे भी पढ़ा कि एक चुंगी संघ जॉल्वेरिन बना था। उस पूरे एरिया में जब लिबरल मूवमेंट हो रहे थे और इकोनॉमिक लिबरेशंस की बात हो रही थी, तो बिजनेस करने में सहूलियत हो, इसलिए जर्मन और इटली के एरिया के स्टेट्स ने मिलकर एक जॉल्वेरिन बनाया था। और उस इलाके में जितनी करेंसी वगैरह चली 30 तरह की करेंसी चली थी, जैसा पढ़ा आपने, उसको 2 तरह में कन्वर्ट कर दिया था। तो जब जॉल्वेरिन बना तो इस का मेंबर क्या कहते हैं, जॉल्वेरिन बना, तो उसके अंदर भी जो जर्मन एरिया के ये स्टेट्स थे वो लोग जो है शामिल होने लगे। और आगे चलकर आप देखिएगा कि 1850 में
बहुत सारे जर्मन स्टेट इस जोल्वेरिन के मेंबर बन जाते हैं। तो ये जो जोल्वेरिन के ज़रिए इकोनॉमिक यूनिटी लाने की कोशिश की गई थी, उसी के ज़रिए अब उस एरिया में पॉलिटिकल यूनिटी भी आने लगे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर 1848 में रेवोल्यूशंस होते हैं और उस रेवोल्यूशंस का आसपास असर पड़ता है और जर्मन एरिया के अंदर भी लिबरल्स, उदारवादियों का एक क्या कहते हैं, रेवोल्यूशंस होता है। मार्च 1848 में इन एरिया में जैसे पार्शा हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, बावेरिया हो गया, हनोवर हो गया, इस सब इलाके में जो है मूवमेंट शुरू होने लगता है और बर्लिन से, जो अभी जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से एक प्रोसेसन निकलकर, जो उस टाइम में फ्रेडरिक विलियम 4 पार्शा के किंग होते हैं, उनके महल को घेर लेता है और उनसे कुछ रिफॉर्म, सुधार की मांग करता है, पार्लियामेंट्री क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मांग करता है, इस तरह की जो है डिमांड करता है। और इन्हीं के प्रेशर्स में आकर हम देखते हैं कि किस तरह फ्रैंकफर्ट के अंदर इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शंस के ज़रिए जो है एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश्ड होती है और ये नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्ट करती है और जिस कॉन्स्टिट्यूशंस का जो फंडामेंटल चीज़ होता है वो ये होता है कि अब राजा इस कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़रिए शासन करेगा, रूल करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश्ड की गई थी। लेकिन इस 1848 के लिबरल्स रेवोल्यूशंस को जो फ्रेडरिक विलियम 4 होते हैं, वो अपने मिलिट्री के ज़रिए और जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं उनके सपोर्ट से जो है इस मूवमेंट को दबा देते हैं। वैसे भी इस मूवमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो लिबरल मिडिल क्लास थे उन लोगों ने ही जो है पार्टिसिपेट किया था, तो इसको जो है दबा दिया जाता है और इस तरह से जो जर्मनी के यूनिफिकेशन का फर्स्ट वेव होता है वो एंड कर जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक इस सवाल को नहीं टाला जा सकता था। हमने पीछे भी देखा कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कंसेशन देना शुरू किया और पूरे जर्मन एरिया के अंदर, खास करके पार्शा के अंदर एक तरह की आइडियोलॉजी उठने लगी थी कि अब पार्शा को जो है इस जर्मनी के एरिया को यूनाइट करना चाहिए और उसका लीडरशिप, उसका नेतृत्व करना चाहिए। 1861 में जब फ्रेडरिक विलियम 4 का डेथ हो जाता है तो फ्रेडरिक विलियम 4 की जगह वहाँ का किंग बनते हैं जिसे कैज़र विलियम फर्स्ट, कैज़र जर्मन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है सम्राट, किंग। तो कैज़र विलियम फर्स्ट बनते हैं। विलियम फर्स्ट जब किंग बनते हैं तो उनका ये स्पष्ट मानना होता है, ये क्लियर उनका मानना होता है कि पूरे एरिया में पार्शा ही एक ऐसा स्टेट है जो जर्मनी को यूनाइट कर सकता है और इस पूरे एरिया का लीडर बन सकता है, नेता बन सकता है, इसका नेतृत्व कर सकता है। ठीक इसी टाइम में इसके पास इनका एक चांसलर, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, बने ओटोमान बिस्मार्क, जो जर्मनी यानी कह सकते हैं पार्शा का, पुर्शिया का चांसलर 1862 ईस्वी में बनते हैं। अब दोनों मिलकर ये कोशिश करने लगता है कि किसी तरह पार्शा को इतना डेवलप कर लिया जाए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि वो किसी भी हिंड्रेंस, किसी भी ऑब्स्टेकल को जो जर्मनी के यूनिफिकेशन के रास्ते में आएगा उसको फेस किया जा सकता है। जहाँ विलियम फर्स्ट का मानना होता है कि इसके लिए जो चाहे करना पड़े वो करेंगे, वहीं बिस्मार्क का भी, हालांकि वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का समर्थक रहता है और कई देशों में जर्मनी के तरफ से एम्बेसडर भी रह चुका होता है। वो रूस के अंदर
एम्बेसडर रह चुका होता है पारशा की तरफ से, वो फ्रांस के अंदर पारशा की तरफ से एम्बेसडर रह चुका है, तो इसलिए उसे बहुत सारी जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ की नॉलेज होती है, उसे कैसे हैंडल किया जाए इसका भी उसे एक्सपीरियंस रहता है। तो ऑटो मार्क्स बिस्मार्क का भी मानना था कि इसके यूनिफिकेशंस के लिए अगर उसे वहाँ जो पार्लियामेंट थी उसे भी बाईपास करना पड़े तो वो बाईपास करने के लिए तैयार है। अब जो है ये दोनों मिलकर पारशा की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और इतना स्ट्रॉन्ग करना किया कि वो बगल के ऑस्ट्रिया और फ्रांस से टक्कर ले सके। लेकिन इन दोनों का इरादा तो मजबूत था, लेकिन जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम थी, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉब्लम ये थी कि जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है वो सिर्फ मिडिल क्लास के पास था, जो एजुकेटेड था, और जो जर्मनी की लोअर क्लास थे उनके तक जो है अभी तक स्पिरिट पहुंचा ही नहीं था। एक ये प्रॉब्लम था। दूसरा ये प्रॉब्लम था कि इसके कुछ पार्ट पर यानी नॉर्थ वाले हिस्से पर ऑस्ट्रिया कब्जा किए हुआ था और साउथ वाले पोर्शन पर फ्रांस कब्जा किए हुआ था, और हेस्लिंग और होल्स्टीन, स्लेसिंग और होल्स्टीन, ये दो पार्ट पर जो है इसके अलावा एक और था लाबेनबर्ग, इन तीनों पार्ट पर डेनमार्क का कब्जा था। इस तरह से अब इसके सामने तीन दुश्मन थे, तीन एनिमी थे, एक फ्रांस, दूसरा ऑस्ट्रिया और तीसरा फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये तीन मेन रुकावट थे और इन तीनों को हराने, डिफीट करने के बाद ही जर्मनी का यूनिफिकेशन हो सकता था। तो सबसे पहले अब बिस्मार्क ने मौका तलाशना शुरू किया और सबसे पहला टारगेट बनाया डेनमार्क को, और डेनमार्क को टारगेट बनाया और उससे वार करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसने दोस्ती की ऑस्ट्रिया से। ऑटोमान बिस्मार्क बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनका कहना था आई ऑलवेज जगल विथ 5 बॉल्स, 2 इन हैंड 3 इन एयर, यानी मैं हमेशा 5 गेंदों से खेलता हूँ जिसमें 3 हवा में होते हैं और 2 हाथ में होते हैं। ये 5 गेंद जो होते हैं उस टाइम के सुपर पावर के बारे में कह रहे हैं। ऑस्ट्रिया हो गए, फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए और रशिया हो गए, और उस साइड अमेरिका हो गया। तो ये पावर्स जो हैं वो उनको एक साथ यूज़ किया करते थे। तो डेनमार्क को हराने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया से दोस्ती की। इसी बीच 1863 में डेनमार्क के जो राजा थे फ्रेडरिक सेवन, उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद वहाँ जो है सक्सेसर के लिए आपस में डिस्प्यूट पैदा हो गया, और उसी बीच जो है जर्मनी यानी ऑटोमान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करके ऑस्ट्रिया से डेनमार्क के ऊपर हमला करवा दिया, और हमला करवाने के बाद उसके जहाँ पहले दावा था, ऑस्ट्रिया का दावा था कि स्लेसिंग और होल्स्टीन, ये 2 प्रोविंस पर वो दावा किया करते थे। लेकिन हमला करवाने के बाद जब डेनमार्क हार गया और दोनों के बीच ट्रेटी हुई तो ट्रेटी के ज़रिए 3 स्टेट उनसे लिए गए, स्लेसिंग, होस्टलिंग और लाबेनबर्ग। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच संधि हुई जिसमें स्लेसिंग के ऊपर पारशा का कब्जा हुआ और होल्स्टीन के ऊपर ऑस्ट्रिया का कब्जा हुआ। इस तरह से जो डेनमार्क से 2 प्रोविंस लिए गए थे आपस में बांट लिया, और तीसरे लाबेनबर्ग को ऑटोमान बिस्मार्क ने डेनमार्क को पैसा देकर खरीद लिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑटोमान बिस्मार्क ने बड़े चालाकी से तो जो
हॉलस्टीन था वो ऑस्ट्रिया से दूर था। जानकर बिस्मार्क ने चालाकी से ऑस्ट्रिया को उससे दूर वाला स्टेट दे दिया ताकि ऑस्ट्रिया उसे संभाल ही नहीं सके। और जब ऑस्ट्रिया को इस बात का रियलाइज़ हुआ कि बिस्मार्क ने उसके साथ ऐसा किया है, तब जो है उसने जो ट्रीटी हुई थी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच, या कहें पर्शिया के बीच, जिसको ट्रीटी ऑफ गेस्टाइन कहा जाता है, उस ट्रीटी ऑफ गेस्टाइन के ऊपर दोबारा विचार करना चाह रहा था और उसके लिए पर्शिया को कॉल किया। तब ऑटोमान बिस्मार्क ने उसका अगेंस्ट किया और तब तक जो है ऑटोमान बिस्मार्क काफ़ी तैयारी कर चुका था और उसने दूसरी तरफ जान रहा था बिस्मार्क कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों एक जैसा गवर्नमेंट है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। इसलिए ऑटोमान बिस्मार्क ने इस बार बड़े चालाकी से फ्रांस को, जो उस टाइम में फ्रांस के किंग थे जिसका नाम था नेपोलियन थर्ड को अपनी तरफ मिला लिया कि हम ऑस्ट्रिया से वार करेंगे और जो जीतेंगे उसमें आपको भी हम हिस्सा देंगे। तो चालाकी से ऑस्ट्रिया से फ्रांस को अलग कर लिया। और अब जो है ऑटोमान बिस्मार्क ने 14 जून 1866 यानी 14 जून 1866 को ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर देता है और ये वार दोनों में काफ़ी दिनों तक चलता है। और जो डिसीज़न करने वाला वार होता है वो 3 जुलाई 1866 जिसे हम लोग वार ऑफ सेडोवा के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वार सेडोवा नाम के जगह पर लड़ा गया था। तो इस सेडोवा क्या कहते हैं, सेडोवा नाम के वार ऑफ सेडोवा में जब ये ऑस्ट्रिया हार गया तो मजबूर होकर जर्मनी से एक संधि करनी पड़ी, एक ट्रीटी करनी पड़ी, जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ प्राग कहते हैं। इस ट्रीटी ऑफ प्राग के ज़रिए जितने क्षेत्र पर, जितने एरिया पर, जितने स्टेट पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, वो सारा का सारा जो है वो रिटर्न कर दिया गया जर्मनी को। साथ में वो हिस्से भी, जैसे हॉलस्टीन जो डेनमार्क से जीता था, वो भी जो है जर्मनी के हवाले कर दिया। अब बिस्मार्क ने जो पूरा नॉर्थ जर्मनी था उसको यूनाइट किया और उसे 22 स्टेट का कॉन्फेडरेशंस बना लिया। और लेकिन अभी भी पूरा जर्मनी यूनिफाइड नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो सिर्फ नॉर्थ हुआ था, साउथ के ऊपर तो फ्रांस का ऑलरेडी कब्जा था। तो अभी भी साउथ के ऊपर फ्रांस का कब्जा था। तो अब जो है बिस्मार्क ने फ्रांस के ऊपर फोकस किया और फ्रांस से पंगा लेने का या उससे वार करने का बहाना ढूंढने लगा। और वो बहाना भी मिला जब स्पेन के अंदर स्पेन के अंदर सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी का क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो उससे जो है क्या कहते हैं, इसको बहाना मिला। और हालांकि जो पर्शिया के किंग थे कैसर विलियम फर्स्ट, वो नहीं चाहते थे कि वार हो, इसलिए उस कंट्रोवर्सी में, यानी सक्सेसर ऑफ स्पेन के कंट्रोवर्सी में वो पड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ऑटोमान बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति, अपने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर कुछ ऐसे खबर पर्शिया के अंदर फैला दिए और कुछ ऐसे खबर फ्रांस के अंदर फैला दिए कि अब वहाँ की पब्लिक डिमांड करने लगे। पर्शिया की पब्लिक ये कहने लगी, हम फ्रांस से क्या कहते हैं वार करेंगे, और फ्रांस की जो पब्लिक थी वो कहती थी कि हम बर्लिन लेके रहेंगे।
तो इस तरह से दोनों की पब्लिक जो है अब इस लेवल पर पहुंच गई कि वो एक दूसरे से वार करने के लिए तैयार थे, और बिस्मार्क को ये बड़ा अच्छा मौका मिला और उसने 15 जुलाई 1870 को फ्रांस के अगेंस्ट में वार अनाउंस कर दिया। ये वार बहुत दिनों तक चला और 1 सितंबर 1870 1 सितंबर 1870 में ये वार ऑफ सेडान, सेडान एक जगह है, उस वार के अंदर जो है जाकर ख़त्म हुआ। इस वार में फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड भी मौजूद थे, बिस्मार्क भी मौजूद थे, कैसर विलियम फर्स्ट भी मौजूद थे, और इस वार के अंदर फ्रांस को हार हुई, और हार ही नहीं हुई बल्कि फ्रांस के किंग नेपोलियन थर्ड को भी जो है कैद कर लिया गया। इस तरह से साउथ के पोर्शन को भी मिला लिया गया, और इस सारे स्टेट को मिलाकर 18 जनवरी 1871 में 18 जनवरी 1871 में जर्मनी को ये पर्शा से नाम हटाकर जर्मनी किया गया, और ये अनाउंस किया गया कि अब जो है क्या कहते हैं, जो पारसा के किंग हैं कैसर विलियम, वो जो है जर्मनी के किंग होंगे, और उसका कैपिटल बर्लिन होगा, और फर्स्ट जो चांसलर है या प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑटोमान बिस्मार्क होंगे। और ये घोषणा वर्साई के महलों के अंदर एक जगह है जिसे कहा जाता था पैलेस ऑफ मिरर, शीश महल के अंदर पूरे जो जर्मन एरिया में जितने किंग थे उन सारे किंग के रिप्रेजेंटेटिव, मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव, सारे लोगों के मौजूदगी में, सारे लोगों के प्रेजेंस में ऑटोमान बिस्मार्क ने ये प्रोक्लेम किया, यानी घोषणा किया कि अब जो है पारसा खत्म हुआ, और जो पारसा का किंग है वही क्या कहते हैं जर्मनी का किंग होगा, और बर्लिन उसकी कैपिटल होगी, ऑटोमान बिस्मार्क उसके चांसलर होंगे। तो इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन कई मुश्किलों से और कई रेवोल्यूशन से गुजरने के बाद हुआ। लेकिन जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉडल प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट किए जो पहले से पारसा के अंदर चल रहे थे, जैसे मॉडर्नाइजेशंस ऑफ मिलिट्री, मॉडर्नाइजेशंस ऑफ क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, रिफॉर्म इन करेंसी, इस तरह के जो मॉडर्न आइडियोलॉजी थे और मॉडर्नाइजेशंस पूरे जर्मनी का कर सकते थे, वैसे प्रिंसिपल को अपनाया गया। वैसे भी पूरे जर्मन एरिया में देखा जाए तो पारसा एक ऐसा स्टेट था जो हमेशा ऐसा मॉडल पेश करता था जिसे सारे स्टेट जो जर्मन स्टेट थे वो फॉलो किया करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ लिबरल्स ही नहीं नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फैला सकते हैं, बल्कि 1848 के बाद ऐसा रेवोल्यूशन के बाद ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने भी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फैलाया, और उसने न सिर्फ फैलाया बल्कि उसने नेशन स्टेट में भी डेवलप किया, और उसका पहला एग्जाम्पल जर्मनी है। तो इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और शॉर्ट में अगर आप इसे समझें तो यूँ समझें कि जब 1848 का रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ, उनकी जो यूनाइट करने की कोशिश थी वो नाकाम हुई, तो उसके बाद जो है ट्रेंड चेंज हुआ। अब कंजर्वेटिव ने नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फैलाना शुरू किया, और इसी के तहत जो जर्मन एरिया था, जर्मन एरिया में एक स्टेट था जिसे पारसा कहा जाता था, इंग्लिश में पुर्शिया कहते हैं। पुर्शिया के किंग कैसर विलियम फर्स्ट ने और उसके चांसलर ऑटोमान बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन इस यूनाइट करने के रास्ते में उन 3 स्टेट यानी 3 कंट्री जो है हिंड्रेंस थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, और इन तीनों को जो है वार के ज़रिए ऑटोमान बिस्मार्क ने हराया और अपने टेरिटरी इनके कब्ज़े से लिए, और क्या कहते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। अब हम लोग अगले वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे। थैंक यू।